डेट है आज 18 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है रेक्स MX2। रेक्स MX2 देखो एक रोबोट है इस टाइप का, ये इसराइल ने बनाया है रोबोट। इसराइल की जो बाउंड्री लाइन है यानी कि बॉर्डर है उस पर ये डिप्लॉय रहेगा, तैनात रहेगा। इसराइल की एक कंपनी है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इसने ये बनाया है। और रिमोट कंट्रोल ये आर्म्ड रोबोट है, यानी कि रिमोट से चलेगा, ये एक रोबोट है ये। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखो आर्मी रोबोट है ये पेट्रोलिंग करेगा बैटल जोन्स में। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, जैसे पुलिस दिन रात गश्त करती रहती है ना, निगरानी एक तरह से। और जो भी मान लो इनफिल्ट्रेटर आएगा, घुसपैठ या बॉर्डर के अंदर आता है इसराइल के, तो उसको ट्रैक करेगा। इसमें सेंसर वगैरह लगे रहेंगे, और अगर कोई एनिमी रहेगा उसे टारगेट करेगा और फायर कर देगा ये, मतलब गोली वगैरह चला देगा। इसमें बिंदु वगैरह रखी होंगी, राइफल वगैरह। ये इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट से ऑपरेट होगा, जैसे टैबलेट होता है ना, जैसे मोबाइल ही मान लो, मोबाइल के द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा। और इसमें 2 मशीन गन्स होंगी, कैमरा होगा, सेंसर होगा। तो एक तरह से इसमें ऐसा भी कैपेबिलिटी होगी, कोई लॉजिस्टिक असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है ट्रूप्स को तो वो भी कर सकेगा ये। जैसे मान लो कोई सैनिक तैनात है बॉर्डर एरियाज पर, उनको एम्यूनिशन सप्लाई करनी है, मतलब हथियार सप्लाई करने हैं, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट देने, वाटर फूड वगैरह पहुंचाना है, तो ये सब पहुंचा सकेगा। ये इंटेलिजेंस की तरह काम करेगा, मतलब अवेयरनेस सिस्टम की तरह, सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम की तरह काम करेगा, निगरानी करेगा बॉर्डर एरियाज में। और अनमैन्ड व्हीकल है ये, यानी कि किसी मैन के द्वारा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि रिमोट से कंट्रोल होगा ये। और ये सेमी ऑटोनोमस मशीन है। लेकिन देखो ये सोल्जर्स वगैरह को तो प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जो भी सैनिक तैनात है उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनकी सहायता करेगा, एक तरह से रक्षा करेगा। लेकिन एक डेंजर है इसका, कुछ क्रिटिसिज्म किए जा रहे हैं इसके। क्या? देखो ये तो मशीन है, मशीन ये ना सोचे कि देखो इसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी नहीं है, इसके पास सोचने समझने की पावर थोड़ी नहीं है। तो इससे क्या है, हो सकता है कभी ये मतलब रिमोट कंट्रोल्ड है, और हो सकता है कि ये जो एनिमी वगैरह को ना टारगेट करते हुए खुद सैनिकों को टारगेट कर दे और उन पर गोली चला दे। तो लाइफ एंड डेथ का इसमें डिसीजन लेने की पावर है नहीं, तो ये इससे एक डेंजरस हो सकता है, खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है चेरामन मॉस्क। देखो ये अभी न्यूज में है, चेरामन मॉस्क ये है, मस्जिद है एक, केरल में है। तो इतना याद रखना है ये मस्जिद कहाँ पे है, चेरामन जुमा मस्जिद इसका पूरा नाम है। 629 AD में बनाई गई थी ये। और यहीं पे इसके पास एक है होली क्रॉस चर्च है, ये चेदामंगलम में है, यहीं पे केरल में। ये जीसट प्रिस्ट ने बनाया था 1577 AD में। तो इन दोनों को अभी देखो, केरल की एक स्कीम है, केरल और इंडियन गवर्नमेंट की मिलकर एक स्कीम है, मुजीरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट। इस स्कीम के अंदर इसको रेनोवेट किया गया है, मतलब दोबारा से रिपेयर किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ केरल ने इनिशिएट किया था ये मुजीरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट, किस लिए? ताकि जो केरल में जो हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के कोई मान लो पोर्ट वगैरह हैं, उनको डेवलप करने के लिए। जिसके देखो ये मेडिवल हिस्ट्री का मुजीरिस कोर्ट है, मतलब पोर्ट है ये, वहाँ पे बना हुआ है केरल में। ये बंदरगाह है, पोर्ट तो आप जानते हो ना, जैसे समुद्र के किनारे पे बने होते हैं, जिनके थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं हम, यहाँ पे सामान उतरता फिर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट करके लाते तो यहाँ पे सामान उतरता फिर हमारे इंडिया के अंदर जाता है, वही पोर्ट होते हैं बंदरगाह। तो म्यूजिरिस ये मेडिवल हिस्ट्री का पोर्ट है, इसको डेवलप करने के लिए स्कीम चलाई थी। और भी जो यहाँ पे हेरिटेज मान लो कोई विरासत की बिल्डिंग है, मान लो पुरानी बिल्डिंग है या मोनूमेंट्स है, उनको डेवलप करने के लिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी सहायता करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें सहायता करती है। मान लो कोई 3000 साल या उससे पुराना कोई रिच हेरिटेज है हमारे इंडिया में या केरल में, केरल की बात हो रही है अभी, केरल में उसको डेवलप किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, रेनोवेट किया जाता है। कोई भी मोनूमेंट्स हो ऐसा, मतलब लोकल कम्युनिटी वगैरह को इंटीग्रेट करने के लिए, उनमें मतलब एक तरह से उनकी कल्चर को संजोने के लिए, यानी कि प्रिजर्व करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, प्रोजेक्ट चलाया गया था। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड। देखो इससे पहले ग्रीन बॉन्ड जारी हो चुका है, लेकिन डॉलर की टर्म में, लेकिन यूरो की टर्म में इंडिया का पहला ये ग्रीन बॉन्ड है। और किसने जारी किया है ये बॉन्ड? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग कंपनी यानी कि बैंक जो पैसा देता है, आपका डिपॉजिट रखता है और फिर आपको सालों साल इंटरेस्ट देता रहता है, ब्याज देता रहता है। लेकिन ये NBFC क्या है, आपका पैसा कोई डिपॉजिट नहीं करती ना, आपको ऐसा मतलब कोई ATM वगैरह जारी करके देती हैं। ये क्या है, कुछ हो सकती है, देखो कुछ NBFC ऐसी रहती हैं जो डिपॉजिट भी आपका लेती हैं, मतलब पब्लिक का डिपॉजिट जमा करती हैं, उन्हें डिपॉजिट टेकिंग NBFC बोलते हैं, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। लेकिन जनरली ये नहीं लेती, शेयर और बॉन्ड में ये इन्वेस्ट करती हैं ये कंपनी। तो इसने अभी जारी किया है ये 7 साल के लिए 300 मिलियन का यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है 7 साल के लिए। और इसमें लगभग प्राइसिंग है 1.841% तक ये अचीव करेगा, मतलब ये लोएस्ट यील्ड है जो इंडियन इशूअर ने यूरो मार्केट में फिक्स्ड की है, लॉक्ड की है।
देखो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, पहले तो ये जानो आप बॉन्ड क्या होता है। देखो एक कागज है, इस पे लिखा है बॉन्ड, तो ये बॉन्ड होगा, इस पे कीमत लिखी होगी, मान लो 1 लाख का है, कीमत लिखी होगी, कितना मैच्योरिटी टाइम है, 5 साल का, 7 साल का, 1 साल का, इस पे टाइम लिखा होगा। यही है बॉन्ड, मतलब एक प्रोमिसरी नोट है, वादा किया है भाई साहब, एक इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट है मतलब कर्ज ही तो लिया है। ये क्या है, जब भी मान लो कोई कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, पब्लिक लेती है उसे, खरीदती है, हम जैसे लोग खरीदते हैं उसे, और फिर क्या है, मतलब पब्लिक से लोन लिया एक तरह से बॉन्ड या शेयर के जरिए। तो ये ग्रीन बॉन्ड क्या है फिर, ये बॉन्ड तो ये हो गया। ग्रीन बॉन्ड वो हो गया जैसे अगर कोई कंपनी इसलिए बॉन्ड जारी कर रही है कि वो ग्रीन एनर्जी बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी, जैसे सोलर एनर्जी बनाएगी, सूर्य से बिजली बनाएगी, सोलर एनर्जी बनाएगी, विंड एनर्जी बनाएगी, ऐसे प्लांट लगा रही है जिससे सौर ऊर्जा बनेगी, तो इनको बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड। तो ये जारी किए हैं अभी, फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड है जो इंडिया से इशू किया गया है ये। और देखो फर्स्ट यूरो बॉन्ड है ये 2017 से। ग्रीन बॉन्ड देखो, यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड तो है पहला, और यूरो बॉन्ड देखो पहले भी इशू किए जा सके हैं, 2017 में भी इशू किए गए थे यूरो डोमिनेटेड बैंक बॉन्ड, मतलब लेकिन ग्रीन बॉन्ड नहीं थे वो। यूरो के जो है, यूरो क्या है देखो, यूरो क्या है, यूरो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, जैसे भाई साहब हमारे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन बना हुआ है, इनका एक ग्रुप बना हुआ है यूरोपियन कंट्रीज़ का, इसमें 27 कंट्रीज हैं लगभग इस ब्लॉक में, तो इनकी सारी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे, इनकी एक ही एक करेंसी मानते हैं अपनी यूरो। तो यूरो डोमिनेटेड बॉन्ड पहले भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ग्रीन बॉन्ड पहला ये इशू किया गया है यूरो में इंडिया से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉल्यूशन फॉर कन्वर्टिंग क्रेटिन वेस्ट। देखो जो क्रेटिन वेस्ट होता है ना, मतलब क्रेटिन का कूड़ा करकट कोई कचरा, उससे क्या है कन्वर्ट करेंगे उसे, उससे क्या बनाएंगे, फर्टिलाइजर बनाएंगे, मतलब खाद बनाएंगे उससे, और पेट एनिमल का फीड, मतलब पालतू कुत्ते वगैरह या एनिमल होते हैं उनका खाना बनाएंगे। अब ये क्रेटिन है क्या, देखो क्रेटिन आपके नाखून है ना, आपके हाथ में नाखून, नाखून किससे बना हुआ है, नाखून बना हुआ है प्रोटीन से, और प्रोटीन के अंदर ही होता है क्रेटिन, प्रोटीन के अंदर होता है क्रेटिन, यानी कि क्रेटिन किसका पार्ट है, प्रोटीन का। जो आपके नाखून है, बाल है, मतलब ऐसे आपका बॉडी का पार्ट अगर उसे काटा जाए तो दर्द ना हो, जैसे जब बाल कटवाने जाते हो क्या दर्द होते हैं आपको, नहीं, नाखून काटते हो तो दर्द होता है, मतलब नाखून वो वाला नेल जो आप काटते हो, ऐसा नहीं जड़ से काट दोगे तो दर्द होगा ही, तो वो भी वैसे प्रोटीन से ही बना हुआ है, क्रेटिन से ही बना हुआ है, जिसमें दर्द होगा। लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है जो ये प्रोटीन जो बाहर निकले हुए होते हैं, क्रेटिन वगैरह, ये प्रोटीन से बने होते हैं, क्रेटिन से बने होते हैं ये वाले पार्ट। और जो ये है, जैसे मान लो ह्यूमन हेयर है, बाल है भाई साहब, औरतों के आदमियों के इतने बाल झड़ते हैं और वो वेस्ट चले जाते हैं, या वुल है, जो मान लो ऊन होता है, जैसे भेड़ होती है, भेड़ सिप, उसके जो बाल काटे जाते हैं वो वेस्ट हो जाता है, मान लो उसके कपड़े नहीं बनाए वो वेस्टेज हो गया, तो ऐसा वुल है। या फिर पोल्ट्री फीदर है, मुर्गी मुर्गे के या पंख वगैरह हैं, या किसी पक्षी के पंख हैं, वो भी क्या है, क्रेटिन से बने होते हैं, प्रोटीन और क्रेटिन। तो इनको क्या है इकट्ठा किया जाएगा और इनसे खाद वगैरह और एनिमल वगैरह जो होते हैं, पेट वगैरह, पालतू कुत्ते पशु वगैरह, उनके लिए खाना बनाया जाएगा। ये एमिनो एसिड रिच लिक्विड फर्टिलाइजर होंगे और मोर इकोनॉमिकल होंगे, सस्ते भी होंगे और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होंगे, ज़्यादा एनर्जी मिल सकेगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होंगे, इनसे इन्वायरमेंट में कोई नुकसान भी नहीं होगा। और जो ये वेस्टेज होता है इसको भी यूज किया जा सकता है, जो ये यूज किया जाएगा इसमें टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है क्रेटिन का हाइड्रोलिसिस किया जाएगा एक टेक्निक को यूज करके, जिसे बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना आपको, हाइड्रोडायनेमिक कैविटेशन। किस लिए यूज की जाती है, ये क्रिएटिन का हाइड्रोलिसिस किया जाता है इसमें, और इस के जरिए ही इसमें वेपराइजेशन, बबल जनरेशन, बबल इम्प्लोजन, ये सारे इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व होते हैं, प्रोसेस, और इनके जरिए क्रिएटिन को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, खाद में, फर्टिलाइजर में और एनिमल फूड में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन ब्रिक्स। ब्रिक्स आप सब लोग जानते हो, ईंट जो आपके घरों में लगी हुई है, घर बना हुआ है आपका ईंटों से। अभी जो ईंट बनती है देखो, जहाँ पे बनती है उस प्लेस को बोलते हैं भट्टा, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक्स किल्न, ब्रिक्स किल्न। तो ये जहाँ पे भट्टा होता है, ईंट बनती है, वो भाई साहब वहाँ पे आपको पता है चिमनी लगी होती है ऊंची ऊंची, जिनसे धुआं निकलता रहता है, क्योंकि ईंटों को गर्म किया जाता है, आंच में जलाया जाता है, उनसे धुआं निकलता है। लेकिन ये ऐसी टेक्निक डेवलप की है जिसके थ्रू क्या है, ये जो मटेरियल होगा, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन जो है मटेरियल, इसको यूज करके जो वेस्ट निकलता है ना, जैसे मान लो घर फोड़ा, घर फोड़ने के बाद जो वेस्ट निकल गया, ईंट का वेस्ट, मसाले का वेस्ट,
या कोई और बिल्डिंग वगैरह डिमोलिश की, तोड़ी, जो वेस्ट निकला है, और अल्कली एक्टिवेटेड बाइंडर, इनको यूज करके ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली और एनर्जी एफिशिएंट ये मटेरियल है जो ये यूज किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के जरिए। यानी कि जो पहले ईंटों को जलाने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती थी, वो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टेक्नोलॉजी में। यानी कि जब हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये धुआं वगैरह इमिशन जो होता है, कार्बन इमिशन कम होगा और पॉल्यूशन नहीं होगा। और ये क्या है, जो हाई एनर्जी मटेरियल है उनको यूज करने से भी अवॉइड करेगा। जैसे पोर्टलैंड सीमेंट होता है, पोर्टलैंड सीमेंट का वही है जो आपके घरों को बनाने के लिए सीमेंट यूज होता है, मसाले में वो जो कंक्रीट वगैरह होता है उसमें जो यूज होता है, उसका भी इसमें यूज नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी ईंटें ऐसी बनी होती है ना, ब्रिक्स सीमेंट वगैरह यूज होता है, बहुत पक्की होती हैं वो भी यूज नहीं होगा। यानी कि जो हम ईंट बनाने में जो डिस्पोजल मतलब वेस्ट जनरेट करते हैं, वो वेस्ट क्या, वेस्ट से ही, वो कचरा से ही ईंट बनाई जाएंगी। यानी कि डिस्पोजल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इससे वेस्ट ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है चार धाम। चार धाम देखो अभी न्यूज में है। चार धाम का मतलब क्या है, फोर धाम, यानी कि फोर रिलीजियस प्लेस हैं हिंदू कम्युनिटी में, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके लिए ये चार धार्मिक प्लेस हैं, स्थान है चार धाम उत्तराखंड में। इन चार एक रिलीजियस सर्किट है जिनको चारों को मिला के बोलते हैं चार धाम। कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये है भाई साहब देख लो उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड तो आप सब लोग जानते हो कहाँ पे, अपने हिंदुस्तान में, हिमाचल प्रदेश इधर है, इधर नेपाल हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, और उधर हो जाएगा तिब्बत, चाइना। तो ये उत्तराखंड है, ये देखो यमुनोत्री, ये गंगोत्री, और ये है आपका केदारनाथ, और ये है बद्रीनाथ। तो ये चार धाम है भाई साहब, इन चारों को मिलाकर रिलीजियस प्लेस है, होली रिलीजियस प्लेस हिंदू कम्युनिटी में, इनको चार धाम बोला जाता है। ये उत्तराखंड का देखो, उत्तराखंड को दो डिवीजन में बांटा हुआ है, एक है गढ़वाल हिमालयाज और एक है कुमाऊं हिमालयाज। तो ये गढ़वाल हिमालयाज में चारों के चारों प्लेस उत्तराखंड में, और ये हिंदू कम्युनिटी में बहुत पवित्र स्थान माने जाते हैं। और यहाँ पे लोग अक्सर पता है किस लिए जाते हैं, अपने पाप धोने के लिए, सिंस, ये देखो टू गेट रिड ऑफ देयर सिंस, अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, अपने पाप से मुक्त होने के लिए। भैया पाप करते क्यों फिर, चलो वो तो अलग बात है खैर। तो पापों को धोने के लिए कर जाते हैं यहाँ पे। और जो अपनी ह्यूमन लाइफ है उसका अल्टीमेट गोल है कि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। मोक्ष का मतलब है साल्वेशन, यानी कि अपने जीवन से मुक्ति पाना चाहते हैं, वो भगवान के पास जाना चाहते हैं। यही था इसमें। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक डिसकंटिन्यूज डूइंग बिजनेस रैंकिंग। देखो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट निकाल रहा है 2003 से जिसका नाम है डूइंग बिजनेस रैंकिंग, लेकिन अभी ये डिसकंटिन्यू कर दी, अभी रोक दी, अब नहीं निकालेगा वर्ल्ड बैंक। नाराज हो गया वर्ल्ड बैंक, क्यों हो गया, देखो भाई साहब वर्ल्ड बैंक ने कुछ कहा है कि 2018 और 2020 में जो रिपोर्ट आई थी, उनका जो डेटा कलेक्ट किया था वर्ल्ड बैंक ने, उसके डेटा में इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से ये रैंकिंग डिसकंटिन्यू कर दी। इशू क्या है, देखो अगस्त 2020 में वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पॉज कर दिया था पब्लिकेशन, कि अभी मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि डेटा में क्या है, थोड़ी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, डेटा में कमी आ रही है। ये इरेगुलरिटीज़ डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट में चार कंट्रीज़ को अफेक्ट करती हैं, चाइना, सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और अजरबैजान। ये चारों कंट्री आप मैप पे जानते हो कहाँ कहाँ पे, देख लेते हैं अगर नहीं जानते हो तो। ये देखो भाई साहब मैप, ये अपना हिंदुस्तान है, चाइना तो आप सब लोग जानते हो, और ये सऊदी अरबिया ये दिखाई दे रहा है, और ये यूएई इसके पास ही है, ये येलो कलर का यूएई है, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये यूएई है, ये सऊदी अरबिया, ये चाइना है, और ये है आपका कहाँ गया, अजरबैजान। ये यहाँ पे देखो अजरबैजान किधर गया, देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा तो है, ये रहा, ये लिखा है, ये पिंक कलर का भाई साहब, ये है अजरबैजान, ये अजरबैजान है आपका। ये चार कंट्री हैं, इनके अगर ये पब्लिश की जाती है, इनके डेटा में कुछ इरेगुलरिटीज आती हैं, तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ये देखो एक डेटा इरेगुलरिटीज पहली बार ये उल्लेख किया गया था, मतलब जो बैंक ऑफिशियल थे, मतलब कुछ बैंक के ऑफिशियल थे, एक चीफ एग्जीक्यूटिव थे बैंक के, क्रिस्टेलिना जॉर्जिगीवा, ये नाम आपको याद करने की नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है इसकी कोई भी। इसने कहा था कि चाइना की जो रैंकिंग है 2017 में वो बूस्ट की जाए, उसके डेटा इरेगुलरिटीज है, और उसका डेटा इरेगुलरिटीज की वजह से चाइना की जो रैंकिंग है वो कम है, तो चाइना की रैंकिंग को और बूस्ट करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए डिमांड की थी। तो एक तरह से एथिकल मैटर हो गया ये, इसलिए देखो जब डेटा की इरेगुलरिटीज थी तो ये वर्ल्ड बैंक ने सोचा इसको डिसकंटिन्यू कर दें। तो ये रिपोर्ट ज़रूरी क्यों है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, देखो भाई साहब वर्ल्ड बैंक ये एनुअल रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की, और एनुअली इसे निकालता था। ये इसलिए ज़रूरी थी, जब भी जैसे मान लो कोई कंपनी आना चाहती है, बाहर से एमएनसी आना चाहती है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए,
तो वो इस रिपोर्ट को देखती है कि इस रिपोर्ट क्या बताती है, ये रिपोर्ट बता देती है कि किसी भी कंट्री में ये कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे बिजनेस करना आसान है, गवर्नमेंट ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, वहाँ पे डूइंग बिजनेस करना यानी कि बिजनेस करना आसान है, टर्म एंड कंडीशन आसान है, डिफिकल्टी नहीं होगी, तो वो आसानी से अपना बिजनेस ओपन अप कर सकते हैं, ये रिपोर्ट बता दी थी। अब ये रीजनल या लेवल पे भी मतलब कोई सिटी है, फेमस सिटी है, उसके बारे में भी बताती थी, यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्शन कम है, यहाँ पे आके खोल सकते हो आप, इतनी इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी, इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभाई जाएंगी, तो आसानी होती थी। अब देखो अब ये मतलब रिपोर्ट होगी नहीं तो कंपनीज को कैसा पता चलेगा, तो जो कंट्रीज में पहले आती थी एमएनसीज वगैरह, एफडीआई आती थी, वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आना थोड़ा कम हो जाएगा, समझ रहे हो, डिफिकल्टीज होगी, वो पता नहीं लगा पाएंगे किस कंट्री में जाना हमारे लिए आसान है, तो ये नुकसान होगा। तो डूइंग ऑफ बिजनेस रिपोर्ट क्या है, इसका टारगेट यही होता था कि बिजनेस को रेगुलेट करना। 190 इकोनॉमीज की यानी कि कंट्रीज की निकालती थी, सब नेशनल और रीजनल लेवल पे सिटीज़ की भी सिलेक्ट करती थी, कौन सी सिटी में आसान है, 2003 में ये लॉन्च की गई थी, तब से की जा रही है। इसमें कंट्रीज़ को डिस्टेंस टू फ्रंटियर के बेस पे रैंकिंग दी जाती थी, यानी कि किस कंट्री में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं बिजनेस करने के लिए, और उनसे ये जो प्रैक्टिसेस हैं कौन सी कंट्री में कम है और कौन सी कंट्री में अच्छे से अप्लाई हो रही हैं और कौन सी कंट्री में नहीं है, ये बताती थी ये रिपोर्ट। तो यही था आज के लेक्चर में।